11 बजे कंफर्म हो जाएगा। ड्राइवर को बुलाया था, अब आ जाए तो 3 बजे पहले बन जाए। और 2 तारीख को हम रख लें आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आधे घंटे का लेक्चर। इनवाइट कर लेते हैं, नहीं बताएंगे तो बनवा लेंगे। कुमार मिश्र, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लखनऊ से रीजनल सेंटर से एकेडमिक काउंसलर हूँ। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कोर्स BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थियरीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोशियोलॉजिकल थियरीज की चर्चा में आज ये चौथा व्याख्यान है। और पहले दिन 7 फरवरी को हम लोगों ने इमाइल दुर्खीम पे डिस्कस किया था। उसके बाद 14 फरवरी को हम लोगों ने मैक्स वेबर पे बात की थी और फिर 21 फरवरी को कार्ल मार्क्स पे बात हुई थी। तो सोशियोलॉजिकल थियरीज के आज चौथे और अंतिम व्याख्यान में हम लोग दुर्खीम, मार्क्स और वेबर तीनों को मिलाकर एक सम्मिलित चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि तीनों को जब हम एक दूसरे के तुलना के रूप में देखें तो तीनों से जुड़ी हुई अवधारणाओं की बुनियादी समझ और विकसित हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्याख्यान की। जैसा कि हम लोग जानते हैं और शुरुआती दिनों के जो व्याख्यान हुए थे उसमें हम लोगों ने बात की थी कि समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जो कारक जिम्मेदार माने जाते हैं उसमें 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति का चरम रूप था और उसके बाद जो पूंजीवादी समाज का उद्भव हुआ, इसने समाजशास्त्र के जन्म पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो समाजशास्त्र विषय के शुरुआती विचारक हैं वो 19वीं शताब्दी के इसी यूरोप के दौर से प्रभावित है, क्योंकि यूरोप में ही ये औद्योगिक क्रांति और उसके बाद जो पूंजीवादी समाज का आविर्भाव हुआ ये देखने को आया। तो शुरुआत के सारे विचारक, चाहे वो कॉम्ट हो, स्पेंसर हो और उसके बाद के 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये पांचों 19वीं शताब्दी के यूरोप के समाज से कहीं ना कहीं गहराई से प्रभावित हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन लोगों का जो अपने समय के समाज को देखने का नजरिया है वो एक दूसरे से अलग है। ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी विचारक को समझने के लिए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत में ये बात की थी कि 19वीं सेंचुरी का वो जो यूरोप है वो समाजशास्त्र के लिए काफी उपजाऊ जमीन बनकर सामने आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने दुर्खीम पे बात की थी। दुर्खीम अपने समय के यूरोपीय समाज से अत्यधिक प्रभावित हैं और ये उनका एक सामाजिक पृष्ठभूमि बनता है। इमानुएल डर्कहाइम, जैसा आप जानते हैं कि फ्रांस के समाजशास्त्री हैं और उस समय जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने चरम रूप पे पहुंच रही थी, पूरे व्यापक तौर पर जो यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था, उसकी वजह से श्रम का विभाजन अत्यधिक विस्तार ले रहा था और अत्यधिक विशेषीकृत हो रहा था। तो दुर्खीम इसी दौर के जो ये बुनियादी समस्याएं हैं, एक शैक्षणिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए उन समस्याओं से जूझते हैं और उनके सामने मूलभूत प्रश्न यह आता है कि इस अत्यधिक विविधीकृत हो रहे श्रम के विभाजन में, जहां हर व्यक्ति के अपने द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एक तरीके से व्यक्ति की स्वायत्तता बढ़ती चली जाती है, ऐसे माहौल में कैसे समाज में एकता स्थापित की जाए। हम लोगों ने देखा था कि मैक्स वेबर के लिए यही 19वीं शताब्दी एक अलग तरीके से पृष्ठभूमि बनकर आती है। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी
कि वेबर इस पूरे दौर को तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया के विकास के आधार पर देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, आपने चर्चा, हमारी आपसे जो चर्चा हुई थी उसमें हमने बात की थी कि 14वीं शताब्दी में जो यूरोप में रेनेसा घटित हुआ वो एक तार्किक आंदोलन था। रेनेसा की वजह से धर्म सुधार आंदोलन आए, ईसाइयत के भीतर नए पंथ आए जो काफी तार्किक थे अपने पूर्ववर्ती पंथों की तुलना में, और वेबर कहते हैं कि उनकी वजह से पूंजीवाद जैसा एक तार्किक संगठन जन्म लेता है। और फिर वेबर आगे कहते हैं कि इस पूंजीवाद के सफल संचालन के लिए नौकरशाही जैसी एक तार्किक अवधारणा हमारे समक्ष आती है। तो वेबर इस पूरे विस्तार को, यूरोपियन समाज के इस पूरे विस्तार को तर्क संगतिकरण की बढ़ती हुई प्रक्रिया के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। वहीं कार्ल मार्क्स जो कि इसी दौर में है और उनका मूल रूप से जो अध्ययन क्षेत्र है वो इंग्लैंड की सामाजिक पृष्ठभूमि है, जैसा कि वेबर के लिए जर्मनी है और दर्कहाइम के लिए फ्रांस है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लगभग, और यूरोपीय समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो कार्ल मार्क्स के समय ये जो औद्योगिकरण व्यापक पैमाने पे हो रहा था और उसकी वजह से जो पूंजीवाद नामक संगठन जन्म ले रहा था, इस पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण चरम रूप पे था। अगर हम आज के दौर में औद्योगिक कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के हालात से 19वीं शताब्दी में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हालात की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। उस समय एक ऐसी आर्थिक नीति चर्चित थी जिसको कहा जाता था अहस्तक्षेपी नीति, और इस अहस्तक्षेपी नीति का अर्थ था कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो उस दौर का पूंजीवाद अपने को एक तार्किक जामा पहनाने का प्रयास कर रहा था जिसमें मजदूरों को कोई भी सुविधा, जैसे कि काम के घंटे का निर्धारित होना, छुट्टियों की सीमा का निर्धारित होना, या मुआवजे का निर्धारण, या अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जो आज के दौर के मजदूरों को उपलब्ध हैं, वो उस दौर में नहीं थी। तो धीमे धीमे एक ऐसा समाज विकसित हो रहा था जहां पर पूंजी का संकेंद्रीकरण कुछ ही हाथों में सिमटता जा रहा था और बाकी लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो मार्क्स के सामने ये जो 19वीं शताब्दी का औद्योगिकरण और उसके बाद जो उत्पन्न पूंजीवादी समाज है, मार्क्स के लिए एक अलग परिप्रेक्ष्य लेकर आता है। मार्क्स की कब्र पे उसका एक पसंदीदा वाक्य लिखा हुआ है जिससे मार्क्स की बुनियादी समझ क्या है समाज के बारे में वो स्पष्ट हो जाती है। और उस पर लिखा हुआ है कि दार्शनिकों ने संसार को विविध तरीके से समझा भर है, प्रश्न इसे बदलने का है। तो वो जो एक ये कमेंट है कार्ल मार्क्स का, वो कार्ल मार्क्स के विजन को दिखाता है कि 19वीं शताब्दी का वो दौर जहां पर कार्ल मार्क्स अपना काम कर रहा है, उस दौर को कार्ल मार्क्स बदलने की कोशिश कर रहा है। और वो एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है जहां सभी बराबर होंगे, जहां वर्ग विभेद नहीं होगा, जहां निजी संपत्ति की अवधारणा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसको वो साम्यवादी समाज कहता है। तो जैसा हमने देखा कि तीनों के लिए 19वीं शताब्दी का वो सामाजिक पृष्ठभूमि का दौर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन तीनों ने अलग अलग चश्मे से अपने समय के समाज को विश्लेषित करने की कोशिश की। और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि इन तीनों विचारकों की पद्धति, मेथोडोलॉजी, यानी उन्होंने किस तरीके से समाज को समझने की कोशिश की। हम लोगों ने दुर्खीम पे चर्चा की थी कि कॉम्ट के समय में
प्रत्यक्षवादी अवधारणा विकसित हुई थी और कांट समाजशास्त्र को एक लोकप्रिय विज्ञान बनाना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उनके दौर में प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी हुआ करते थे जितने प्रतिष्ठित, कांट उसी लेवल पर समाजशास्त्र को लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन करने के तरीके प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्रीय अध्ययनों में लागू करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्षवादी नजरिए से अध्ययन करते हैं। लेकिन कांट में उतना स्पष्ट तरीके से प्रत्यक्षवाद दिखाई नहीं देता। वो स्पष्टीकरण उसका दिखता है इमाइल दर्खाइन में। जैसा कि आपको याद होगा कि इमाइल दर्खाइन जब सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम बनाते हैं तो उन्होंने दो प्रमुख नियमों की बात की। शुरुआत में कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए और जब शोधकर्ता इन तथ्यों का अध्ययन करना शुरू करे तो उसे समस्त पूर्व मान्यताओं का निराकरण कर देना चाहिए। तो प्रत्यक्षवादी फ्रेम में अपने अध्ययन करने के तरीके को इन्होंने आगे बढ़ाया और दर्खाइन ने प्रकारवादी नजरिया भी प्रस्तुत किया सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण में, जब उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक तथ्य के कारणों और प्रकारों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब इमाइल दर्खाइन सामाजिक तथ्यों के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं तो वो अपने दौर में अन्य विषय जो सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को अपने तरीके से समझते हैं, जैसे भूगोल, नैतिकता या प्राकृतिक विज्ञान, अन्य जो विषय वस्तु या अर्थशास्त्र जो सामाजिक तथ्यों को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, दर्खाइन उनकी स्थापनाओं को खारिज करके समाजशास्त्रीय नजरिए से सामाजिक तथ्यों के कारणों को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और उनका मानना है कि किसी भी सामाजिक तथ्य का कारण किसी दूसरे सामाजिक तथ्य में ही खोजा जाना चाहिए। हम लोगों ने देखा था कि ये जो बिंदु है ये एक तरीके से दर्खाइन में समाजशास्त्रीयवाद स्थापित करता है। तो तीन महत्वपूर्ण पक्ष हम लोगों ने देखे दर्खाइन में, एक तो प्रत्यक्षवाद, दूसरा समाजशास्त्रीयवाद यानी समाज शास्त्र के नजरिए से सामाजिक तथ्यों को विश्लेषित करने की कोशिश। जैसा आपने देखा कि श्रम के विभाजन के कारणों को उस दौर में प्रचलित अर्थशास्त्री अपने नजरिए से विश्लेषित करते थे और जब दर्खाइन ने श्रम के विभाजन का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि श्रम का विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए इसे दूसरे सामाजिक तथ्यों के दायरे से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दर्खाइन में ये तीन बातें जो मूलभूत बिंदु के रूप में आती हैं और इनके अध्ययन करने के तरीके में जो तुलनात्मक पक्ष दिखता है, खासकर जब आप आत्महत्या के विश्लेषण की बात करते हैं इमाइल दर्खाइन में, तो आप पाते हैं कि कैथोलिकों में आत्महत्या की दर की तुलना प्रोटेस्टेंट में, विवाहितों में आत्महत्या की दर की तुलना अविवाहितों में आत्महत्या की दर से करें। विवाहितों में भी जो विवाहित बाल बच्चे वाले हैं उनकी तुलना वे विवाहित परिवार जिनमें बच्चे नहीं हैं और उन दोनों में आत्महत्याओं की दरों का तुलनात्मक एक अध्ययन। तो ये जो नजरिया है जो कंकॉमिटेंट वेरिएशन की बात करता है, ये कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं इमाइल दर्खाइन के अध्ययन करने के तरीके में जाहिर होते हैं। इसके अलावा इमाइल दर्खाइन में उद्विकासवाद भी दिखता है। जब इमाइल दर्खाइन बात करते हैं कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की तरफ, यानी जो पूर्व औद्योगिक समाजों में जो श्रम का विभाजन था वो सरल था और इसलिए जो एकता दिखाई देती है वो यंत्रवत है, और जैसे जैसे समाज जटिल होता है, औद्योगिकीकृत होता है, तो श्रम का विभाजन विशेषीकृत होता चला जाता है और इस विशेषीकृत श्रम के विभाजन में जो एकता है वो सावयवी दिखती है। तो सरलता से जटिलता का विश्लेषण यानी एक किस्म का उद्विकासवाद का नजरिया जो इमाइल दर्खाइन में दिखता है।
तो उनके अध्ययन करने के विविध पक्ष हैं, जिनके ये 4-5 बिंदुओं की चर्चा मैंने आपके सामने की, जिनके ऊपर विस्तार से रोशनी हम लोग इमाल डर्कहाइम के डिस्कशन में डाल चुके हैं। अब बात करते हैं मैक्स वेबर के अध्ययन करने के तरीके। हम लोगों ने देखा था पिछली चर्चा में 14 तारीख को जब वेबर पे बात हुई थी, तो हम लोगों ने देखा था कि वेबर के अध्ययन करने के नजरिए और प्रत्यक्षवादी नजरिए में मूलभूत टकराहट है। वेबर कहता है कि सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को बाहर से नहीं समझना चाहिए, जैसा कि प्रत्यक्षवादी विद्वान करते हैं। कोई भी वस्तु जैसी दिखती है उसका उसी रूप में अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण करके निष्कर्षों को देने की बात प्रत्यक्षवाद में होती है। वेबर कहता है, वो जब फर्स्टेन का मेथड लेकर आता है, कहता है कि किसी भी सामाजिक क्रिया में जो कार्य कर रहे कर्ता हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे अर्थ और उन अर्थों को उद्घाटित करने के तरीके ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा स्पष्ट रोशनी डाल सकते हैं सामाजिक क्रियाओं में। हो सकता है सामाजिक क्रियाएं बाहर से जो अर्थ दे रही हो उस रूप में उसके वास्तविक अर्थ न हो, उसमें भाग ले रहे कर्ता किस रूप में अपनी बातों को रख रहे हैं और कौन से अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि वेबर की मेथोडोलॉजी में 3 अन्य बिंदु हैं। फर्स्टेन के अलावा एक आदर्श प्रारूप, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि वेबर जिस घटना का अध्ययन करना चाहता है, जिस सामाजिक क्रिया का, उसके समस्त आदर्श और महत्वपूर्ण लक्षणों की एक सूची बनाता है, जिसको वो आदर्श प्रारूप कहता है, और उसका तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश करता है वास्तविकता से। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप बनाया। अब आपको किसी भी देश की नौकरशाही का अध्ययन करना है तो वेबर की नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषताओं को उस देश की नौकरशाही की विशेषताओं से तुलना कराइए और आप ये देखिए कि कितना करीब है आदर्श प्रारूप के, कितना अंतर है। तो वेबर आदर्श प्रारूप को इसी रूप में प्रस्तुत करता है कि इससे तुलनात्मक विवेचन संभव हो जाता है। इसके अलावा वेबर में आपने देखा कि कारणवादी व्याख्या है। हम लोगों ने देखा था कि वेबर बहु कारणवादी है, और यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कार्ल मार्क्स पे बात कर चुके हैं और अभी हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स पे, वो ये कि मार्क्स में एक कारणवादी व्याख्या दिखती है, अर्थव्यवस्था ही सब कुछ निर्धारित करती है। वेबर कहता है कि अर्थव्यवस्था भी निर्धारित करती है और अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि वेबर ने दिखाया कि विचारधारा, यहां तक कि जो धार्मिक विचार हैं, वो पूंजीवाद के जन्म के लिए संभव होते हैं। तो वेबर में जो कारणवादी व्याख्या है वो बहु कारणात्मकता है। अगर मार्क्स से यहां पर कंपेयर करें तो मार्क्स में एक कारणात्मकता है, और हम लोगों ने देखा था कि वेबर के ऊपर यह बात कही जाती है कि वेबर ने अपना संपूर्ण जीवन मार्क्स के भूत के साथ लड़ते हुए बिता दिया। मार्क्स के भूत का मतलब वेबर की टकराहट मार्क्स के विचारों से जगह जगह दिखाई देती है। हालांकि वेबर को पढ़ने में ऐसा खास नहीं दिखता कि वेबर ये कोट कर रहा हो कि मैं मार्क्स से लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन जैसा बाद के विवेचकों ने वेबर को जब विश्लेषित किया तो यह तथ्य उभर कर सामने आया कि वेबर और मार्क्स के विचारों में डायरेक्ट टकराहट है, और ऐसा लगता है जैसे वेबर कार्ल मार्क्स को जवाब देना चाहता। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि वेबर में मूल्य संबंधी प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मूल्य निर्धारणात्मकता और मूल्य उन्मुखता, यानी वेबर कहता है कि कोई शोधकर्ता जब किसी सामाजिक क्रिया को अपने अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में चुनता है तो कहीं न कहीं उसके अपने मूल्य प्रभावित करते हैं शोधकर्ता को कि वो उन्हीं सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को चुने।
यानी कि हमें अध्ययन की विषय वस्तु का चुनाव करते वक्त हमारे समाज के मूल्य हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन वेबर यहां पर सचेत करता है कि किसी भी शोधकर्ता का दायित्व यह नहीं है कि जब वो किसी सामाजिक क्रिया का अध्ययन करे तो उसके संदर्भ में कोई निर्णय प्रस्तुत करे कि यह घटना अच्छी है अथवा बुरी। जैसे मैंने जाति का उदाहरण लिया कि कोई शोधकर्ता अगर जाति को अपने अध्ययन के लिए चुनता है तो कहीं ना कहीं उसके समाज के जुड़े हुए मूल्य उसे प्रेरित करते हैं कि आप इस विषय वस्तु को अध्ययन के लिए चुने। लेकिन जाति के अध्ययन करने के पश्चात अगर वेबर का नजरिया हम इस्तेमाल करें तो वेबर यहां पर रोकता है, कहता है कि हम ये ना कहें कि जाति अच्छी है अथवा जाति बुरी, हम उसका केवल अध्ययन प्रस्तुत करें। तो ये आपने वेबर की पद्धति के बारे में देखा। और अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अगर वे एक वाक्य में आपके समक्ष रखा जाए तो इतिहास की द्वंद्वात्मक आधार पर भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स समूचे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है द्वंद्वात्मक आधार पर। मार्क्स कहता है, उसके जो सारे सिद्धांतों का निचोड़ है कि चेतना अस्तित्व को नहीं बल्कि अस्तित्व चेतना को निर्धारित करता है। जैसा हमने देखा कि मार्क्स एक ऐसा विचारक है जो अपने दौर के शोषण को समाप्त करना चाहता है। वो ये मानता है कि निजी संपत्ति के इस तरह से संकेंद्रीकरण और आविर्भाव ने शोषण को बढ़ाया है और ये तभी समाप्त होगा जब वर्ग संघर्ष के पश्चात एक नया समाज साम्यवाद आएगा। मार्क्स कहता है कि अब तक का मौजूदा समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी की पहली लाइन है और जिसकी आखिरी लाइन में वो दुनिया के मजदूरों का आह्वान करता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो मार्क्स को एक व्यापक रूप में समझने की आवश्यकता है। मार्क्स दुनिया को बदलना चाहता है। हमने देखा उसके कब्र पे उसका पसंदीदा वाक्य लिखा, दार्शनिकों ने संसार को विविध तरीके से समझा भर है, प्रश्न इसे बदलने का है। तात्पर्य यह है कि मार्क्स बदलाव चाहता है क्योंकि शोषण है, वो बराबरी चाहता है। तो जब बदलाव की बात कार्ल मार्क्स ने की तो उसने देखा कि हीगल जो उसके समय का एक महत्वपूर्ण चर्चित दार्शनिक था, जिसके विचार उसके मार्क्स के दौर के तमाम युवा दार्शनिकों को प्रभावित करते थे। मार्क्स अपने समय में एक क्लब था जो हीगल के विचारों पर बात करने के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था यंग हीगेलियन क्लब। मार्क्स उसका एक एक्टिव मेंबर था अपनी युवावस्था में। तो मार्क्स ने देखा कि हीगल ने बदलाव की बात की है। हीगल मानता है कि यह विश्व जो है इसकी प्रकृति प्रवाह में, और हीगल कहता है कि ये जो विश्व की प्रकृति निरंतर बदल रही है, ये विचारों के द्वंद्वात्मक नजरिए से ही देखा जा सकता है। यानी कोई विचार अपना प्रति विचार पैदा करता है, दोनों में टकराहट होती है, एक नया विचार संवाद के रूप में आता है, वो नया विचार अपना प्रति विचार पैदा करता है, फिर दोनों में टकराहट होती है, फिर एक नया विचार आता है। द्वंद्व का अर्थ ही होता है दो परस्पर विरोधी ताकतों के मध्य संघर्ष। एक ऐसे संघर्ष की बात द्वंद्व करता है जो दो म्यूचुअली अपोजिट हो, परस्पर विरोधी। एक विचार अपना प्रति विचार पैदा करेगा, टकराएंगे, नया विचार आएगा, वो अपना प्रति विचार पैदा करेगा। इस तरह से द्वंद्वात्मकता चलेगी और उस द्वंद्वात्मकता के आधार पर विश्व की प्रकृति बदलती रहेगी। मार्क्स कहता है यहां तो ये बात ठीक है कि दुनिया बदल रही है, ये भी ठीक है कि ये दुनिया द्वंद्व के आधार पर बदल रही है, लेकिन द्वंद्व किस चीज का? विचारों का नहीं, द्वंद्व पदार्थ का, अस्तित्व का, मूलभूत चीजें जिससे हमारा अस्तित्व निर्मित है, द्वंद्व इसका। और एक पदार्थ अपना
अपना प्रतिपदार्थ पैदा करेगा, फिर नया पदार्थ आएगा, वो प्रतिपदार्थ। तो मार्क्स भौतिकतावाद के नजरिए से द्वंदात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करता है। हीगल के जस्ट अपोजिट मार्क्स कहता है कि हम हैं, पदार्थ है, अस्तित्व है, तभी विचार है। विचार द्वितीयक है, मूलभूत चीज हमारा अस्तित्व, अर्थव्यवस्था। इसीलिए मार्क्स कहता है कि चेतना अस्तित्व को नहीं, अस्तित्व चेतना को निर्धारित करता है। सब कुछ इकोनॉमी से तय होता है, और ये जो बदलाव की प्रक्रिया है ये द्वंद्व के आधार पर होती चली जाती है। जैसा आपने देखा मैनिफेस्टो की फर्स्ट लाइन, अब तक का मौजूदा समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। मार्क्स कहता है कि इतिहास वर्ग संघर्षों की गाथा है, और यह संघर्ष अपने को बार बार दोहराता है तब तक जब तक कि पूंजीवादी समाज उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाता और एक नया वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज, साम्यवाद आ नहीं जाता। बदलाव का वाहक कौन बनेगा? सर्वहारा या मजदूर, या जो लोग उत्पादन के साधनों जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मार्क्स ने समूचे इतिहास को बदलाव के नजरिए से देखा, द्वंद्व के नजरिए से देखा, और यह द्वंद्व हीगल के विपरीत पदार्थ के द्वंद्व के रूप में देखा। इसीलिए मार्क्स कहता है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सर के बल खड़ा पाया, मैंने उसको उसके पैरों के बल खड़ा कर दिया। यानी हीगल उल्टा खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। तो ये तो एक नजरिया आपके सामने मैंने संक्षिप्त रूप में रखने की कोशिश की कि मार्क्स जब किसी चीज की किसी समाज का अध्ययन करना चाहता है तो उसके अध्ययन के नजरिए में क्या खास बात। अब हम बात करेंगे इनके कुछ और चर्चाओं, जैसे समाज के बंटवारे की बात। यानी समाज में जो बंटवारा है उसको ये तीनों विचारक किस रूप में देखने की कोशिश करते हैं। दुर्खीम श्रम के विभाजन की बात करते हैं, कहते हैं समाज में जो ये डिवीजन है वो एक्चुअली लेबर का डिवीजन है। पूर्व औद्योगिक समाजों में जो श्रम का विभाजन है वो सरल किस्म का है, और जैसे जैसे समाजों में औद्योगिकरण बढ़ता चला जाता है, श्रम का विभाजन अत्यधिक विशेषीकृत होता चला जाता है, और समाज में व्यक्ति की स्वायत्तता बढ़ती चली जाती है। तो दरखाइम ये विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे समाज और विशेषीकृत श्रम के विभाजन की तरफ बढ़ता चला जाता है। और आप जानते हैं कि दरखाइम इसीलिए चिंतित थे कि इतना ज्यादा बंटवारा होता चला जा रहा है, तो फिर इसमें एकता कैसे स्थापित की जाए, जो बाद में उन्होंने सावयवी एकता के रूप में अपनी बात को स्पष्ट किया, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा दुर्खीम के टॉपिक पर कर चुके हैं। अब अगर कार्ल मार्क्स समाज के बंटवारे को देखता है, उसका क्या नजरिया है? जैसा देखा हम लोगों ने कि कार्ल मार्क्स में वर्ग विभाजन जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष ही समाज की चालक शक्ति है, इतिहास की चालक शक्ति है। अब तक का मौजूदा समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। यानी समाज में वर्ग है, कितने वर्ग? दो मुख्य प्रभावी वर्ग, एक जो उत्पादन के साधनों का स्वामी है, और दूसरा जो उत्पादन के साधनों पर मजदूर के रूप में कार्यरत है। यानी एक उत्पादन के साधनों का मालिक, जैसे जमीन, फैक्ट्री, ये सब उत्पादन के साधन है, और दूसरा उस पर जो काम करने वाला तबका जो मजदूर है। तो मार्क्स समाजों के विकास के क्रम को 5 स्टेज में देखता है कि पहले आदिम साम्यवादी समाज था, वहां वर्ग विभाजन नहीं था। उसके बाद जब दास प्रथा उत्पादन की प्रणाली विकसित हुई तो दास और मालिकों के बीच 2 किस्म के वर्ग के विभाजन हुए। इसके बाद जो अगला समाज आया
जो सामंतवादी समाज है वहां पर सामंत और किसानों के रूप में दो वर्ग विभाजित होते दिखाई देते हैं। और यह विभाजन और स्पष्ट तरीके से खासकर संपत्ति के संकेंद्रीकरण को लेकर और गहरा होता चला जाता है जब औद्योगिक समाज आता है। और औद्योगिक समाज में एक वर्ग वो है जो इस नई पूंजी का स्वामित्व रखता है, जो पूंजीपति है, या 19वीं सेंचुरी के दौर के शब्दों में मार्क्स का अगर शब्द इस्तेमाल करें तो जो बुर्जुआ है या जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, और जो उस पर काम कर रहा दूसरा वर्ग मजदूर है या सर्वहारा, जिसको प्रोलेटेरिएट है। तो मार्क्स के लिए ये जो समाज का विभाजन है ये असल में आर्थिक है, अर्थ के आधार पर, क्योंकि मार्क्स के लिए सब कुछ इकोनॉमिक है, सब कुछ इकोनॉमी ही तय करती है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी बाकी समाज में मौजूद चीजें उसी के अनुरूप अपना आकार ग्रहण कर लेंगी। अगर अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आएगा तो समाज में बदलाव आ जाएगा। और इसी अर्थव्यवस्था के स्वामित्व और उस पर काम करने को लेकर दो किस्म के वर्ग दिखाई देते हैं। तो मार्क्स में क्लियर कटली टू मेन डोमिनेंट क्लास मॉडल है। हालांकि मार्क्स चर्चा करता है तो कहता है कि दोनों के मध्य एक वर्ग है जो पेटी बुर्जुआ है। पेटी बुर्जुआ तो छोटे मोटे दुकानदार। मार्क्स इनको विश्लेषित करता है और कहता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी पूंजी के मालिक भी हैं और अपनी पूंजी पर मजदूरी भी करते हैं। आप किसी दुकान में गए, आपने सामान मांगा, दुकान का मालिक दुकानदार ही वो सामान उठा के आपको देगा। आपने उसे पैसा दिया, उन्होंने पैसा काट के आपको दे दिया। खुद ही मालिक भी है, खुद ही मजदूर भी। पेटी बुर्जुआ। मार्क्स के लिए ये पेटी बुर्जुआ महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण दो ही वर्ग है, बुर्जुआ यानी जो मालिक है, मजदूर यानी सर्वहारा। तो ये जो पेटी बुर्जुआ की चर्चा है, मार्क्स कहता है कि ये संक्रमणशील अवस्था में होता है। यानी वर्ग संघर्ष जब होगा बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच, जिसके बाद फाइनली साम्यवाद आएगा, तो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में पेटी बुर्जुआ अपना स्थान ग्रहण करेगा। यदि उसको लगेगा उसके हित बुर्जुआ के साथ ज्यादा करीब है तो वो उधर चला जाएगा, अगर लगेगा सर्वहारा के ज्यादा करीब है तो वो इधर चला आएगा। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र भूमिका वर्ग संघर्ष में नहीं होगी। और मार्क्स के लिए चूंकि वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, और उसी के माध्यम से बदलाव होगा, इसीलिए मार्क्स वर्ग विश्लेषण में उन्हीं वर्गों को प्रमुख रूप से रखता है सामने चर्चा के लिए जो वर्ग संघर्ष में प्रमुख स्थान रखते हैं। लेकिन बुर्जुआ तो अपनी चर्चा को बढ़ाने के लिए कहता है। और एक वर्ग और, इसने बहुत से वर्गों की चर्चा की, एक वर्ग और कहता है लंपन प्रोलेटेरिएट, लंपन सर्वहारा, कुछ एंटी सोशल असामाजिक किस्म के तत्व जो हैं बिल्कुल समाज के निचले स्तर पर, सर्वहारा के लेवल पे, लेकिन वो एंटी सोशल है, तो उनकी भी कोई खास भूमिका वर्ग संघर्ष में नहीं दिखती। इसीलिए जब मार्क्स के वर्ग विश्लेषण की बात करते हैं तो मार्क्स में कहा जाता है कि दो मुख्य प्रभावी वर्गों का प्रारूप है। अब बात करते हैं हम लोग मैक्स वेबर ने समाज के बंटवारे को किस रूप में देखा। जैसा कि वेबर के पद्धति शास्त्र के विश्लेषण में हम लोगों ने देखा कि वेबर मार्क्स के विपरीत बहु कारणवादी है। मार्क्स एक कारणवादी, जैसे अभी आपने देखा कि मार्क्स कहता है कि समाज में जो वर्ग विभाजन है वो वस्तुतः अर्थव्यवस्था के आधार पर, एक उसका मालिक है इकोनॉमी का, एक उसका मजदूर, उस पर काम करने वाला व्यक्ति जो मजदूर है। तो पॉइंट यहां पर ये है कि जब वेबर समाज के बंटवारे की बात करेगा तो अपनी पद्धति शास्त्र के अनुरूप वो बहु कारणवादी व्याख्या की तरफ जाएगा। वेबर ने कहा कि समाज में तीन तरह से बंटवारा होता है। एक वर्ग जो मूल रूप में आर्थिक विभाजन है, जैसा कि कार्ल मार्क्स भी कहता है कि वर्ग है और वो आर्थिक विभाजन। वेबर भी कहीं ना कहीं स्वीकार करता है कि समाज में वर्ग है और वर्ग जो है अर्थव्यवस्था के आधार पर विभाजित है। और दूसरा परिस्थिति, जो कि अर्थव्यवस्था से थोड़ी अलग है। और तीसरा पार्टी या शक्ति, दल या शक्ति। तीन तरह से बंटवारा, एक जिसके पास शक्ति है, एक जिसके पास शक्ति नहीं है, कुछ राजनीतिक किस्म का।
एक वो लोग हैं जो परिस्थिति के मामले में ऊंचा दर्जा रखते हैं, और एक वो लोग हैं जो परिस्थिति के मामले में निम्न दर्जा रखते हैं। तो परिस्थितियों के आधार पर भी बंटवारा होता है, जिसको परिस्थिति समूह कहता है। कहता है एक परिस्थिति समूह में एक जैसे सामाजिक सम्मान की मात्रा रखने वाले लोग होते हैं, और परिस्थिति समूहों के आधार पर समाज में नीचे और ऊंचे का भी बंटवारा होता है। शक्ति के और दल के आधार पर भी होता है, और अर्थव्यवस्था के आधार पर तो होता ही। बहुकारणात्मकता, कई कारण है समाज के विभाजन के। मार्क्स के विपरीत, मार्क्स में एक कारण। अब जब वेबर कहता है वर्ग, तो वर्ग वेबर के लिए क्या है? वेबर कहता है किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति वास्तव में उसकी बाजार स्थिति है, और जितने लोग एक जैसे बाजार की स्थिति के धारक होते हैं उनके जीवन अवसर एक जैसे। तो मूलतः किस रूप में? मार्केट कंडीशन। हमें गर्मी लग रही है, गर्मी को दूर करना है, हमारे मार्केट में सिचुएशन क्या है उसके आधार पर हमारे जीवन के अवसर दिखेंगे। ज्यादा पैसा है, हम एसी लगा सकते हैं, एसी का बिल अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा कम पैसा है, कूलर रख लेंगे। थोड़ा कम पैसा है, फैन से काम चलाएंगे। थोड़ा और कम पैसा है तो दूसरे विकल्प खोजेंगे। यानी बाजार स्थिति ही हमारे वर्ग की स्थिति को दर्शाती है। वेबर ने वर्गों के विभाजन में 4 किस्म के वर्ग बताए। पहला, जो संपत्ति युक्त उच्च वर्ग है, जिसके पास संपत्ति है सबसे ऊपर। उसके बाद श्वेत वसन कामगार वर्ग, जिसके पास संपत्ति नहीं है लेकिन श्वेत वसन, यानी जो ये फैक्ट्रियों में काम करने वाले मैनेजरियल क्लास के लोग हैं या इस स्तर के लोग। तीसरा, जो मार्क्स कहता है खुद पेटी बुर्जुआ, वो वेबर भी इस्तेमाल करता है कि तीसरा है पेटी बुर्जुआ। और चौथा है हाथ से काम करने वाले वर्ग, कामगार वर्ग। अब यहां पर एक चीज और समझ में आ रहा है। मार्क्स में जो वर्ग विभाजन की चर्चा है वो सौदेश्यपूर्ण है। सौदेश्यपूर्ण क्यों? क्योंकि वो वर्ग के विभाजन को एक खास उद्देश्य से बताता है कि ये जो वर्गों का विभाजन है ये धीरे 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 अपने अपने वर्गों में पोलराइज होगा, क्योंकि ये संपत्ति के संकेंद्रीकरण और उसके खिलाफ उत्पन्न प्रतिक्रियाएं हैं। ये शोषण को दूर करने की कोशिश है, और ये वर्ग इस रूप में पोलराइज होंगे, ध्रुवीकृत होंगे कि कालांतर में वर्ग संघर्ष होगा और नया समाज आएगा। लेकिन वेबेरियन जो प्रारूप है वर्गों के विश्लेषण का, वो वर्ग संघर्ष के लिए नहीं, चर्चा के लिए। तो जैसा आपने देखा कि वेबर में समाज का बंटवारे का जो तरीका है वो अलग है। अब हम बात करते हैं अगर धर्म के विश्लेषण की बात। एक शब्द है, जैसे हम लोग धर्म का जानते हैं अलौकिक ताकतों के अस्तित्व में विश्वास, और एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता, यानी धार्मिक व्याख्याओं से दूर हो जाना। जैसे बादल गरजा, बिजली कड़की, शुरुआत में लोगों ने माना कि ये दैवीय इच्छा है। धीमे धीमे जब उसके वैज्ञानिक कारण स्पष्ट हुए तो हमने कहा भाई इन कारकों से बादल के गरजने या बिजली के कड़कने की बातें आती हैं। तो धार्मिक व्याख्याओं से दूर हो जाना, जब हम धार्मिक व्याख्याओं से दूर होंगे तो हमें कोई सहारा ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर हम धार्मिक व्याख्याओं से दूर होंगे। वो सहारा देता है विज्ञान। इसीलिए कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वस्तुतः एक प्रस्थान है। विश्व की धार्मिक समझते, विश्व की वैज्ञानिक समझते। धार्मिक विचारों से, धार्मिक व्याख्याओं से हम अपने को दूर करते चले जाते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता है। अब आते हैं तीनों के धार्मिक विचारों के विश्लेषण से। देखिए, मार्क्स तो बहुत स्पष्ट तरीके से धर्मनिरपेक्ष नजर आता है, क्योंकि वो धर्म को जनता की अफीम मानते हैं। मार्क्स ने धर्म का विश्लेषण किया है, विस्तार से किया है। मार्क्स कहता है कि धर्म दमित प्राणियों की आह है, हृदयहीन संसार की संवेदना है, आत्माहीन दशाओं की आत्मा है, धर्म जनता की अफीम है, अंत में कहता है। लेकिन धर्म की भूमिका को स्वीकारता है।
ईसाइयत की ओरिजिन की स्टडी करता है कि कैसे जो उस दौर में सताए हुए दुखियारे लोग थे उनको सहारा मिला धर्म के विचारों के माध्यम से। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी संस्थागत प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं जिससे धर्म लोगों को बदलाव के रास्ते से दूर ले जाता है। हम लोगों ने देखा कि मार्क्स का मूलभूत जो जोर है वो समाज को बदलने पर, तो वो हर उस चीज के खिलाफ होगा जो समाज में बदलाव को रोकेगा। अब मार्क्स कहता है कि शोषण को धर्म का सहारा मिल जाता है। गरीब अपने को गरीब मानता है और अपने गरीबी या मजदूर अपनी हालत को बदलने की कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि धार्मिक विचार ये सहारा दे देते हैं कि गरीबी अमीरी ये भगवान की देन है। तो मार्क्स इस रूप में धर्म को मानता है कि ये अफीम का काम करती है, लोगों को अपने दर्द को भुला देती है, और जब लोग अपने दर्द को भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बदलाव के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी धर्म को तो पूरी तरह से खारिज कर देना अपने आप में धर्मनिरपेक्षता है। वेबर पे आते हैं। वेबर का धर्म के अलौकिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं। वेबर धर्म को इस रूप में विश्लेषित करने की कोशिश ही नहीं करता कि उसका अलौकिक पक्ष क्या है। वेबर सिंपली ये देखना चाहता है कि कैसे धार्मिक विचार अर्थव्यवस्था के जन्म के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहायक होता है। और कहीं ना कहीं प्रकारांतर से वो कार्ल मार्क्स को जवाब देना चाहता है। वेबर ने कहा कि इकोनॉमी महत्वपूर्ण है बदलाव के लिए। मार्क्स के लिए सब कुछ अर्थव्यवस्था, विचार, धर्म, शिक्षा, राज्य, ये सब इकोनॉमी के नेचर से तय हो। वेबर कहता है कि भाई अगर केवल इकोनॉमी नहीं होगी, विचार भी बदलेंगे समाज को, धार्मिक विचार भी समाज को बदलते हैं। और वेबर यहां तक कहता है कि जो धार्मिक विचार हैं वो अर्थव्यवस्था तक को बदल देते हैं। तो वेबर ने धर्म के विश्लेषण को केवल इसी रूप में देखना चाहा कि दुनिया के 6 महान धर्मों के आदर्श प्रारूप में कौन से धर्म का आदर्श प्रारूप पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप से मैच करता है। और उस आधार पर वेबर ने यह स्पष्ट तरीके से कहा कि कैथोलिकों के बाद के जो ईसाइयत के मत आए, प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट, काल्विन, मेथोडिस्ट इत्यादि, इनके सम्मिलित प्रभाव ने एक ऐसी कार्यशक्ति को जन्म दिया जिसके बगैर पूंजीवाद का उद्भव संभव नहीं हो सकता था, और जो कि बाकी धर्मों के आदर्श प्रारूप से मैच नहीं करता। यहूदियों के आइडियल टाइप से मैच करता है, लेकिन यहूदियों के साथ एक अलग ऐतिहासिक कारण थे जिसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इस वजह से यहूदियों के साथ पूंजीवाद का उद्भव नहीं दिखाई देता, वो तभी दिखाई देता है जब प्रोटेस्टेंट और उसके विचार बाद में प्रभावित होते हैं। ये सारी बातें वेबर कहता है। तो आपने देखा कि वेबर में भी धर्मनिरपेक्षता है धर्म के विश्लेषण से, क्योंकि वेबर का अलौकिक पक्षों से कोई लेना नहीं। ईश्वर क्या है, ईश्वरीय विधान क्या है, ईश्वरीय इच्छाएं क्या है, बल्कि वेबर तो काल्विन के एक विचार को कोट करता है और कहता है, जिसको नोशन ऑफ कॉलिंग या ईश्वरीय आह्वान कहा गया। काल्विन में कहा गया कि सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं, पवित्र हैं, और केवल ये कार्य नहीं है, ये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश हैं। तो कोई भी कार्य जो आपको आवंटित हुआ है वो असल में भगवान की इच्छा है, और उसको दक्षता और कुशलता पूर्वक कीजिए। ये दुनिया संसार ये भगवान ने बनाया अपने आनंद के लिए। आपकी नीयत क्या है नहीं पता, कोई पुजारी आपकी नीयत को नहीं बता सकता। आप केवल एक काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और काम करके भगवान की बनाई दुनिया का विस्तार कर सकते हैं। कैसे वेबर धर्म के विश्लेषण में अपने को अलौकिक पक्षों से दूर रखेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दुर्खिम की बात करते हैं इस नजरिए में। देखें दुर्खिम क्या कहता है। अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें तो दुर्खिम धर्म के विश्लेषण में ज्यादा खतरा उठाता है। ज्यादा खतरे से मेरा अर्थ यह है कि दरखाइम धर्म की उत्पत्ति की बात करता है, और धर्म की जब उत्पत्ति की आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अलौकिक पक्षों की चर्चा होगी ही होगी।
और जैसे ही अलौकिक पक्षों की चर्चा होगी तो आप धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएंगे, क्योंकि फिर आप धार्मिक विचारों की बात करेंगे। अगर हम धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक विचारों की तुलना कराएं तो अब दरखाइन क्या कहता है? दरखाइन कहता है समाज ही ईश्वर है, ईश्वर और कुछ नहीं है, मनुष्य की बनाई प्रतिकृति है। अनुटा ट्राइब की स्टडी में जब उसने पाया लोग चुरिया को अपना टोटम मानते, तो वहीं से दरखाइन के दिमाग में यह बात उभरी कि असल में ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक कृति है, समाज ही ईश्वर है, समाज के सामूहिक विचार ही इकट्ठा होकर धर्म का स्वरूप लेते हैं। अब आप देखें, दरखाइन धर्म की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए धर्म को समाज के स्तर पर ले आता है, ईश्वर का मानवीयकरण करता है। यानी दरखाइन ज्यादा खतरा मोल लेता है धर्म के अलौकिक पक्षों के विश्लेषण की बात करने में, उन दोनों की तुलना। और उसके बाद भी दरखाइन स्पष्ट रूप से धर्म को समाज के स्तर से जोड़ता है और कहता है ईश्वर और कुछ नहीं है, समाज की बनाई हुई एक प्रतिकृति। तो ये एक संक्षिप्त विवेचन तीनों के धार्मिक विचारों के मामले। अगर हम तीनों विचारकों की तुलना करते चले तो आप देखेंगे तीनों में ऐतिहासिक विश्लेषण है। कैसे? दरखाइन कहता है कि पूर्व औद्योगिक समाज, जो एग्रेरियन या खेतीहर समाज, वहां पे श्रम का विभाजन। औद्योगिक समाज, वहां पर श्रम का विभाजन। तो दो इतिहास के दो अलग अलग बिंदुओं की तुलना। कैसे ऐतिहासिक विश्लेषण दरखाइन में प्रवेश करता है? वेबर में देखिए तो वेबर तो पूरे विश्व के विकास को तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया के आधार पर समझता है। कैसे 14वीं 15वीं शताब्दी में एक तार्किक आंदोलन रेनेसां जन्म लेता है और रेनेसां के प्रभाव में कैसे धर्म सुधार आंदोलन जैसे तार्किक चीजें जन्मी हैं और उनकी वजह से जो नए मत आए, उन मतों ने एक कार्यशक्ति को जन्म दिया जिसने पूंजीवाद जैसे तार्किक संगठन को जन्म दिया और पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए नौकरशाही जैसे तार्किक संगठन सामने आते हैं। तो वेबर में पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण है। और कार्ल मार्क्स तो कहता ही है अब तक का मौजूदा समस्त इतिहास, समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। समूचे इतिहास के कालखंड को वो 5 अलग अलग उत्पादन की प्रणालियों में बांटता है। आदिम साम्यवादी समाज, दास उत्पादन की प्रणाली, सामंतवादी उत्पादन की प्रणाली, पूंजीवादी उत्पादन की प्रणाली और जो समाजवादी साम्यवादी उत्पादन की प्रणाली कालांतर में आएगी, जो वर्ग संघर्ष के बाद आएगी, जहां सब बराबर होगा। बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक विश्लेषण तीनों महत्वपूर्ण विचारकों में स्पष्टतया दिखाई देता है। अब हम तीनों को चूंकि एक साथ देखना चाह रहे हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन रह गए हैं वो स्पष्ट हो जाए और एक तरीके से तीनों सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विचारक उनकी अवधारणाएं और स्पष्ट रूप से आपके सामने आ सके। अगर हम भविष्य को लेकर तीनों का क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण, इस पे तो दुर्खीन स्पष्टतया आशावादी नजर आता है, क्योंकि वो तो बढ़ती हुई एकता के रूप में देखना चाहता है ना। उसका तो मूलभूत प्रश्न ही एकता है। उसी को लेकर तो दुर्खीन ने विश्लेषण करना शुरू किया। जो उसकी पहली बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो मूलतः उसका शोध प्रबंध है, यांत्रिक एकता और वो बढ़ती हुई सावयी एकता की तरफ परिलक्षित होती है। हालांकि दरखाइन कहता है कि अगर श्रम का विभाजन अत्यधिक हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक होगा और असामान्य हो जाएगा, फिर वो एकता नहीं लाएगा, फिर वो एनामी लाएगा, लेकिन वो अपवाद स्वरूप चीजें हैं। धर्म का विभाजन समाज ढंग से करेगा ही जिससे एकता स्थापित हो। तो एक आशावाद है दरखाइन। अब अगर हम मार्क्स को देखें तो मार्क्स तो स्पष्ट रूप में आशावादी है। वो तो कहता है कि जो अब तक का ये सारा समाज है, ये वर्ग संघर्ष का इतिहास क्यों है,
क्योंकि वर्ग संघर्ष तभी होगा जब निजी संपत्ति को लेकर स्वामित्व और मजदूरी की बात आएगी और वहीं शोषण जन्म लेगा, और शोषण होगा तो फिर टकराहट स्वाभाविक है, और फिर एक वर्ग दूसरे से उसका काउंटर, फिर टकराहट, फिर नया वर्ग, फिर टकराहट, और इस तरीके से समाज में बदलाव होते चले जाएंगे। फाइनली जब साम्यवाद आएगा जहां पर निजी संपत्ति की कोई जगह नहीं, सब लोग अपनी आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेंगे और सब लोग अपनी क्षमता अनुसार समाज के लिए कार्य करेंगे, ये वास्तविक साम्यवाद है। तो मार्क्स कहता है कि अब तक का जो शोषणवादी इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा और वास्तविक मानवीय इतिहास शुरू होगा जब सभी लोग बराबर हो जाएंगे। तो भविष्य